नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे दो गेस्ट हैं, शशि झा विविड फाउंडेशन से और संजीव तिवारी जी ग्राम उदय फाउंडेशन से। आज जो हमारा टॉपिक है वह है जल ही जीवन। जल की बढ़ती हुई समस्या हर जगह हो रही है, पूरे वर्ल्ड वाइड हो रही है। हम सभी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर नियर अबाउट 71% जो है जल है, लेकिन उसके बाद भी पीने योग्य पानी सभी को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका फेस कर रहे हैं सभी लोग। तो आज हम जानेंगे कि कैसे इस समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, क्या क्या हम सावधानियां रखें जिससे जल को संरक्षित किया जा सकता है। और मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कहीं पर, ड्रिप ड्रॉप वी मस्ट से टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ क्लॉक। तो आजकल मतलब हर जगह देखा जाता है, गवर्नमेंट की साइड से भी देखिए या फिर आम जनता, हर जगह लीकेज की प्रॉब्लम हर जगह होती है। तो इस चीज़ को इस स्लोगन से बताया गया है। और आइए जानते हैं सभी व्यूज़ हमारे गेस्ट से। बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मैं यहाँ पे जो भी अपने विचार दूंगा ये मेरे विचार नहीं, ये जल वैज्ञानिक श्याम सुंदर राठी जी के विचार है। और विचार ही नहीं कहिए तो सारे साइंटिफिक प्रोस्पेक्ट हैं, जो उनके 30 इयर्स का जो रिसर्च है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो किसी कारण अभी उपलब्ध नहीं है। तो उन्हीं के जो साइंटिफिक व्यूज है और जो उनका पूरा रिसर्च है 30 ईयर का, वही मैं अपने भाषा में जो जितना मैं समझ पाया हूँ पिछले 1-2 महीने में, उसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा। सबसे बड़ा जो मिथ है अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर राठी, सारी बातों को आप लोग अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर राठी ही समझिए। आप समझिए कि सारे व्यूज उन्हीं के हैं। सबसे बड़ा जो मिथ है वो मिथ ये है कि जल की कमी है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि जल की कमी है। अगर 1/3 भारत बाढ़ में डूबा रहता है, हाँ। तो अगर 1/3 क्षेत्र डूबा हुआ है तो स्वाभाविक है कि वो एक्सेस वाटर की वजह से डूबा होगा। पानी कम होने की वजह से तो ऐसा हुआ नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो सबसे बड़ा मिथ है कि जल की कमी है, ये पूरी तरीके से एक अंधविश्वास फैलाया गया है। और ये भी अंधविश्वास फैलाया गया है कि जल की वजह से विश्व युद्ध होगा। जब जल हमारे पास बहुत ज्यादा है, जब पूरा 1/3 क्षेत्र, और केवल भारत ही नहीं, अगर पूरे विश्व का भी अगर चर्चा करें तो पूरे विश्व का भी लगभग 1/3 क्षेत्र बाढ़ की वजह से डूबा ही रहता है। वो क्षेत्र जो लैंड वाला क्षेत्र है, जहां पे भूमि है, वो क्षेत्र 1/3 अगर डूबा रहता है, तो ये कहना कि पानी की कमी है, ये एक मिथ है और ये अंधविश्वास फैलाया गया। पानी की कोई कमी नहीं है। अब सारे विषय को समझते हैं। पानी को स्टोर करने के 3 तरीके हैं, ट्रेडिशनल 3 तरीके हैं पानी को स्टोर करने के। पहला जो तरीका है वो है समुद्र, जिसको मास कंटेनर कहा जाता है। लेकिन समुद्र के पानी का हम कोई यूज नहीं कर सकते। उस पर जितने भी रिसर्च चल रहे हैं, देश भर में विश्व भर में जितने भी रिसर्च चल रहे हैं, वो समझ लीजिए ऊर्जा को व्यर्थ करने वाले रिसर्च है। क्योंकि उस वाटर में मोर देन 90% सॉल्ट है, ये हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जिसको फिल्टर आउट करना लगभग असंभव है। तो समुद्री जल का प्रयोग नहीं हो सकता। उस जल के बारे में चिंतन करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। दूसरा जो कंटेनर है, एक कंटेनर हो गया समुद्र, दूसरा कंटेनर हो गया भूगर्भ का जल, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर राठी, ग्राउंड वाटर जो है, जमीन के नीचे का जल, जमीन के नीचे का जल जो है वो केवल और केवल वृक्षों के लिए, मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए नहीं। अच्छा। मतलब ऐसे प्राणियों के लिए है जिनको प्रकृति ने जड़ें दी हैं जमीन से जल निकालने के लिए। संभवतः मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? जी। हाँ। जमीन के नीचे का जल ऐसे प्राणियों के लिए है जिनको जड़ें प्राप्त है जमीन से जल निकालने के लिए। मनुष्यों को और पशुओं को किसी प्रकार की जड़ें नहीं मिली है।
तो जमीन के नीचे का जल केवल और केवल वृक्षों की अमानत है और उस पर उन्हीं का अधिकार है। अगर हम जमीन के नीचे का जल निकालते हैं तो हम वृक्षों का अधिकार छीनते हैं, तो एक तो वृक्ष खत्म होंगे ही, और दूसरी बात, वो जल ऐसा जल है जो वृक्षों के लिए अमृत के समान है और हमारे लिए विष के समान है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ श्याम सुंदर राठी, उसमें 87 प्रकार के ऐसे मिनरल मिले हुए हैं जो कि हमारे लिए जहरीले हैं, लेकिन वही मिनरल जो है वो वृक्षों के लिए अमृत के समान हो जाते हैं। उस पूरे मिनरल की जो लिस्टिंग है वो राठी जी ने की हुई है अपनी बुक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा साइंस में। तो ग्राउंड वाटर अभी जो सरकारें या जो हम वाटर यूज कर रहे हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर, 87% ड्रिंकिंग वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है। 87% जो वाटर है वो दैट इज ग्राउंड वाटर। समुद्र का तो हटा ही दीजिए, उसको तो चर्चा ही मत कीजिए। तो ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करना कितना घातक है अब समझ में आ रहा होगा ये। अब जो तीसरा कंटेनर है, दो कंटेनर की हमने बात कर दी, एक समुद्र एक भूगर्भ, अब तीसरा कंटेनर है नदियां, नदियों का जल, जो कि बरसात में जिसमें एक्सेस वाटर हो जाता है बाढ़ के दौरान, और वो सारा जो जल है नदियों का, वो जल जो है बाढ़ के दौरान समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। और अगर केवल भारत का देखें तो 400 करोड़ लीटर पर सेकंड, 400 करोड़ लीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो सारा जल जो है वो चला जाता है समुद्र में, और उसी जल पे हमारा अधिकार है, अर्थात पशुओं का और मनुष्यों का, जिनको जड़ें प्राप्त नहीं है, वो जल विशुद्ध रूप से हमारे लिए है। उस जल पे पूरा हमारा अधिकार है, वो जल हमारे लिए बना है और उसी जल का हम प्रयोग कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर का हम प्रयोग नहीं कर सकते और समुद्र का तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन वो सारा का सारा जल कहां चला जा रहा है? तो सारा जल चला जा रहा है समुद्र में। अब श्याम सुंदर राठी जी जल वैज्ञानिक वो ऐसा कहते हैं कि उस वाटर को स्टोर करने की अभी तक कोई टेक्निक विकसित नहीं हुई, या यूं कहें तो वाटर स्टोरेज, जब ये बात मैंने कही कि हमारे पास पर्याप्त जल है, तो पर्याप्त जल तो है, लेकिन पर्याप्त जल को स्टोर करने की कोई भी टेक्निक नहीं है। एक मिनट, जहां तक थोड़ा सा जहां तक मैं अपनी बात पूरी कर लूं कि जहां पहले तक के जमाने में स्टोर करने के लिए कुएं और तालाब बनाए जाते थे, जो काफी हद तक उसमें आता अच्छा स्टोरेज का साधन था। तालाब जो है, पहले ये समझिए कि वाटर जो है वो एक तरल पदार्थ है, जल जो है वो तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ हम समझ पाते हैं, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चाय हो गया, लिक्विड। वाटर एक तरल पदार्थ है, और तरल पदार्थ कभी भी कंटेनर में ही रहेगा जिसमें छेद ना हो, कहीं से भी छेद ना हो। तरल पदार्थ को हम वहीं स्टोर कर सकते हैं। तालाब जो है, अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर राठी जी, तालाब जो है वो कंटेनर नहीं है, स्टेनर है, जिसमें बहुत सारे छेद हैं, जिसकी वजह से जल जो है अंततः पृथ्वी में चला जाता है। तो हम तालाब के माध्यम से भी जल को स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन अगर स्टोर करके रखेंगे पानी, तो वो पानी बहुत दिन तक तो सुरक्षित नहीं रह सकता। उस पे आते हैं, बहुत पानी बहुत दिनों तक स्टोर हो सकता है, ऐसा नहीं है, पानी बहुत दिनों तक स्टोर हो सकता है। तो सारा जो ये है, जो बाढ़ का पानी, बाढ़ का एक्सेस वाटर है, बाढ़ का जो एक्सेस वाटर है जो समुद्र में चला जा रहा है, बस उसको ये स्टोर करने की बात कर रहे हैं। और उसको स्टोर ये कैसे करने की बात कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू टैंक, नए नए टैंक बनाए जाए। आज भी टैंक में हम लोग वाटर को स्टोर करते ही हैं, ये उन्हीं टैंक्स में ग्राउंड वाटर होता है, ना कि बाढ़ का पानी होता है, बाढ़ और नदियों का एक्सेस वाटर होता है। आज भी हम टैंक तो देखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि टैंक कोई नया प्रोसेस है। टैंक तो आज भी भारत में हर जगह है, लेकिन उसमें सारे टैंक में टैंक की बात, जब भी मैं जैसे बरसात होता है, मैं छत पे जाती हूँ, टैंक का जो कवर होता है मैं हटा देती हूँ ताकि उसमें पानी हो। लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं हो जाता, क्योंकि वो तो पूरे में फैलता है ना, एक जगह तो होता नहीं है बरसात की हम उसमें टंकी में लगा दिए और पानी भर जाएगा।
तो ऐसे तालाब जैसा ही कुछ होगा तभी तो थोड़ा सा पानी स्टोर होगा। तो वो जो टैंक की साइज होगी, टैंक की साइज छोटी साइज नहीं होगी, बहुत ही बड़ी साइज होगी। छोटी छोटी साइज की टैंक नहीं बनेगी। उस टैंक का जो डायमेंशन होगा बहुत ही बड़ा डायमेंशन होगा, जो इन्होंने यूनिटरी डायमेंशन। ठीक है, आपके मान लीजिए हम एक खेत के बराबर टैंक बना दिए, फिर भी तो बरसात का पानी और जगह तो बहेगा ही। नहीं, तो जो बरसात का पानी बह रहा है बहने दीजिए। हम एक जगह उतना इकट्ठा करें और उसके बाद फिर उसमें से पानी निकाल के, जैसे तालाब वगैरह में है पानी, इसमें इसमें उसकी चिंता आप मत कीजिए, आपको जितना चाहिए उतना आप ले लीजिए। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे समझिए, जितना पानी आपको साल भर के लिए चाहिए उसका 3000 गुना, 3000 टाइम्स जो है वो प्रकृति आपको दे रही है बाढ़ के दौरान। दे रही है, हाँ। मतलब आपके नीड से 3000 टाइम्स आपको प्रकृति दे रही है, उसमें कहीं से कोई संशय नहीं है। बहुत ही ज्यादा प्रकृति दे रही है, बहुत ही ज्यादा जल दे रही है। तो उसमें आपको, जैसे मैंने कहा ना कि 400 करोड़ लीटर पर सेकंड बाढ़ के दौरान समुद्र में चला जाता है, उसका अगर लेस देन 1% से कम भी अगर हम स्टोर कर पाते हैं तो साल भर की नीड हमारी पूरी हो जाएगी। बस उसमें यही है कि डैम को रिप्लेस करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो मॉडिफाइड जो तालाब बनते थे, मीन्स उसको सीमेंटेड कर दिया जाए नीचे के साइड से, तो कुछ वैसा आप बात कर रहे हो। हाँ हाँ, अब थोड़ा सा लाइन पे जा रही है, लेकिन ये जो टैंक बनेंगे ये जमीन से ऊपर बनेंगे, जमीन के नीचे नहीं। ओके। जमीन के ऊपर ये जो सारी टैंक की बात कही जा रही है ये जमीन के ऊपर बनेंगे, जमीन से नीचे ये टैंक नहीं है। अच्छा। जो सीमेंटेड आप कह रही हो जमीन से नीचे कह रही है, जिसके लिए मिट्टी को खोदना पड़ेगा। हमको मिट्टी को खोदने की जरूरत नहीं है, जमीन से ऊपर टैंक बनाना है। और चूने का टैंक, इनका जो सारा स्ट्रक्चर है टैंक का वो चूने का टैंक है। और यूनिटरी डायमेंशन मैंने बताया अभी, 200 बाई 200 इंटू 50, 200 मीटर लंबा, 200 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा। अच्छा। ये वेरिएबल भी हो सकता है जगह जगह के अनुसार। सबसे बड़ी बात, इसके जो फायदे होंगे, हमको डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जब हम एक डैम बनाते हैं, एक डैम, तो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर से लेकर 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हम जलमग्न कर देते हैं। अच्छा। 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को हम जलमग्न कर देते हैं। और जहां पे एक वृक्ष काटना हमारे लिए अपराध है, आज भी अगर संवैधानिक रूप से एक वृक्ष काटना हमारे लिए अपराध है, आप समझिए जब एक डैम बनता है तो लगभग 100 करोड़ से अधिक वृक्षों को पूरा वृक्ष विहीन क्षेत्र कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू श्याम सुंदर राठी जी, 200 शहर बनाने में जितने वृक्ष हमने नहीं काटे हैं उतने हमने केवल 2 डैम के कंस्ट्रक्शन में काट दिया है। 200 शहरों के, 200 बड़े बड़े शहर की लिस्टिंग कर लीजिए टॉप से, उसमें हमने जितने वृक्ष नहीं काटे हैं उतने वृक्ष हमने केवल 2 डैम के कंस्ट्रक्शन में काटा है। और अभी भारत में ना ले लेके 6000 डैम है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम टंकियों की बात करेंगे, क्योंकि डैम कर क्या रहा है, डैम कहीं ना कहीं स्टोरेज का ही तो काम कर रहा है और एक इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस साथ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की जहां तक बात है तो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी श्याम सुंदर राठी जी ने दूसरा मेथड बताया हुआ है। नदियों के बहते जल की रफ्तार को थोड़ा सा तेज करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना, वो भी उन्होंने, वो कभी आगे अगर हो पाया तो मैं समझा पाऊंगा या राठी जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करना। तो सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नेचर को हम कहीं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आपने एक डैम बनाया तो आपने करोड़ों वृक्ष काटे और ग्लोबल वार्मिंग को आपने बुलाया, ग्लोबल वार्मिंग को आपने न्योता दिया। डैम बनाने का मतलब ग्लोबल वार्मिंग को न्योता देना कि आ गए मुझे मार, ये वाली बात है डैम बनाने में। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जितना स्पेसिंग डैम ने ली है, 2 डैम की स्पेसिंग में भी ये सारा का सारा सिस्टम कवर हो जाएगा। स्पेस भी हमको ज्यादा नहीं चाहिए, बजट भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बजट भी केवल 2 डैम का ही चाहिए। अच्छा। और समय, एक डैम बनाने में न्यूनतम 50 साल लग जाते हैं। आप या तो टिहरी डैम का ही देख लीजिए, जब टिहरी डैम 1950
1940 के आसपास से बनना शुरू होता है और 2000 में जाके कंप्लीट होता है। तो डैम बनाने का समय, डैम बनाने में पैसा और डैम बनाने में बहुत बड़ा क्षेत्रफल आप कवर कर रहे हैं। टंकियों में क्या है, नॉर्मल सी टंकियां बनानी है, वो भी उन जगहों पे बनानी है जहां पे वृक्ष नहीं है। कोई बहुत बड़ा क्षेत्र भी आप कवर नहीं कर रहे हैं। ऐसी टोटल 1.5 लाख टंकियां भी बनाने की बात कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा, ग्राउंड वाटर आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा एक बूंद भी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि सरकारें या जो भी समाज, सरकारें और वैश्विक स्तर पर यह बात कही जा रही है कि पृथ्वी जो है अगले 30, 40, 50, 60, 70 वर्षों में मरुभूमि बन जाएगा, मरुभूमि बनने की ओर है। अब आप बताइए कि जब आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो ड्रिंकिंग वाटर है या जो सारे वाटर का पर्पज है उसमें मोर देन 90% तो ग्राउंड वाटर है। तो जब आपने ग्राउंड वाटर निकाल लिया और आप कह रहे हैं कि मरुभूमि बन जाएगा, तो मरुभूमि बन नहीं जाएगा, मरुभूमि तो हम बना रहे हैं। क्योंकि जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर, हमने देखा भी है, शशि जी हमने देखा भी होगा, 50-60 फीट था। आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर 200 से 250। हाँ, एक पॉइंट तो मुझे ये लगता है कि जो पक्की सड़कें बन रही हैं तो उसकी वजह से बरसात का पानी भूमि में जा नहीं पाता है। हाँ, ये एक पक्ष ये भी है, लेकिन ये छोटा पक्ष है। राठी जी का बार बार कहना है कि ये बहुत ही छोटा पक्ष है। हमने उतना एरिया कवर नहीं किया सीमेंटाइजेशन की वजह से। जो सबसे बड़ा पक्ष है वो है ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन। हाँ, आज घर घर बोरिंग लगे हुए, केवल बोरिंग लगे हुए हैं। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है, मैं इसमें समझ पा रहा हूं कि हमको एक बूंद भी ग्राउंड वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही है ना, मतलब पानी तो रहा है ऊपर लेकिन अंदर जा नहीं रहा है, पानी वापस मिल नहीं रहा है भूमि को। तो ग्राउंड वाटर का लेवल इतना नीचे जा चुका है। अब जो ग्राउंड वाटर ही नहीं बचेगा, आप समझिए जो घास होती थी हमारे यहाँ या जो दूब होता था गांव में, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा होती थी, तो 1 से 1.5 फुट होती थी, 1.5 फुट 2 फुट। या जो छोटी छोटी जड़ी बूटियां होती थी, जड़ी बूटियों का जो जड़ होता था बहुत ज्यादा होता था, 4 से 5 फुट। मतलब जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको तो आपने पूरा ही खत्म कर दिया। अगर जल का स्तर, भूजल का स्तर आप समझिए कि 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट नीचे जा रहा है, तो जिनकी जड़ें 5 फीट, 7 फीट है वो तो पूरे ही खत्म हो गए। वो तो पूरा खत्म, वो पूरा सेक्टर ही खत्म कर दिया आपने, वो तो बचा ही नहीं। तो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना घातक बनता जा रहा है। तो जहां पे ये बात कही जा रही है मरुभूमि, तो मरुभूमि तो हम बना रहे हैं बिल्कुल। तो इस पूरे प्रोसेस में जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं तो उसके कुछ कारण होंगे, मैं इस पूरे प्रोसेस में यह समझ पा रहा हूं कि एक बूंद भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारी सारी रिक्वायरमेंट जो है बाढ़ के पानी से जो समुद्र में चला जा रहा है उससे हो जा रही है और वो नेचुरली फिल्टर हो जाएगा। दूसरी बात, जो टीडीएस की व्यवस्था, टीडीएस टर्म आप लोगों ने सुना होगा बार बार, टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो जो टीडीएस की व्यवस्था है वो केवल और केवल ग्राउंड वाटर के लिए है। वर्षा का जो जल है उस पर टीडीएस की व्यवस्था नहीं है, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, उसमें सूर्य की किरणें हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पहले से ही मौजूद। अब समझिए तो ग्राउंड वाटर, उसमें सूर्य की किरणें तो है नहीं, कई सारी चीजें तो उसमें नेचुरली ही नहीं है। अब आप उसको लाओ, मतलब आप समझिए आप विष को निकाल रहे हो, फिर उसको फिल्टर कर रहे हो, फिर उसको फिल्टर करके पिला रहे हो, और अमृत जो है आप उसको बहा दे रहे हो। अमृत को बहा दिया जा रहा है और विष के फिल्ट्रेशन पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पूरी व्यवस्था लगी हुई है कि विष को कैसे फिल्टर किया जाए। तो कितना एक्सपेंसिव भी है ये, एक पूरा बजट, पूरी जो गवर्नमेंट की जो बॉडी है CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। ये पूरी बॉडी इसी पे काम कर रही है कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर। CWC के चेयरमैन से मेरा और
राठी जी का लगभग मिलना हुआ है, 2-2.5 घंटे हम लोग की बातचीत भी हुई है। तो अब आप लोग ये सारा विषय समझ पा रहे होंगे, बाकी विषय अधिक में क्या। नहीं, अच्छा बताया आपने। मेन बात ये है कि लोगों तक इस बात को पहुंचाएंगे कैसे? हाँ, इसके लिए जन जन तक जाना, संस्था के माध्यम से, ग्रामोदय फाउंडेशन के माध्यम से जाना, या अगर विविध फाउंडेशन भी जाता है उसके माध्यम से जाना, या जन मीडिया टीवी जाता है तो उसके माध्यम से जाना। भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं उस काम में लगे और पब्लिक अवेयरनेस। गाँव में तो फिर भी बड़े लोग इकट्ठे कर लेंगे, पर जो शहर में रहते हैं उनके लिए दिक्कत होगा। तो जैसे फ्लैट में रहते हैं, सबका अमूमन जो है टंकी ऊपर ही रहता है एक साथ, तो इस टंकी को अलग अलग के बजाय एक साथ पूरा बना दिया जाए ऊपर, लेकिन लोड पड़ेगा। ये सारा काम पब्लिक का नहीं, ये इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल से ही हो पाएगा। इतना भारी स्टोरेज जो करना है तो वो गवर्नमेंट अगर जब तक हाथ नहीं डालेगी तब तक पॉसिबल। आवाज नहीं आ रही है सुनीता जी, सुजाता जी आपकी। मैं कह रही हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं आ रही बहुत आवाज। है। अभी भी नहीं। मैं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी अगर इकट्ठा करना है तो उसके लिए जब तक गवर्नमेंट इसमें नहीं आएगी, अपना योगदान नहीं देगी, तब तक पॉसिबल नहीं है। आवाज़ आ रही है? लगभग लगभग जो कंप्लीट रोल है वो गवर्नमेंट का ही, वही कह रही हूँ। क्योंकि ये सार्वजनिक काम है। हाँ। इस प्रकार की टंकियां बनाना और पानी को स्टोर करना ये गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी उसी व्यवस्था, डैम की व्यवस्था पे टिकी हुई है और उसको एक पब्लिक प्रेशर के थ्रू फिर से टंकियों पर लाना और टंकी के विषय पर सुनना। ऐसा भी माना जाता है कि जो कपास की खेती होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और सिर्फ एक छोटा सा अगर जीन्स की बात करें वो तैयार करना है तो नियर अबाउट 3 टन मिली क्यूब टन जो है पानी इन्वेस्ट हो जाता है सिर्फ एक छोटे से जीन्स को बनाने के लिए, एक जीन्स का जो पैंट होता है उसको। तो इस पर भी आजकल मतलब करना चाहिए कि कपास की खेती इतनी ज़्यादा यहाँ पे किया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी इन्वेस्ट होता है। इसमें मैं एक विषय और जोड़ देता हूँ जो मैं भूल गया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारा विषय कंप्लीट हो जाए। बाढ़ से होने वाले नुकसान, सबसे पहले तो उस पे आते हैं कि जो बाढ़ जो एक आपदा है, पहले उसके नुकसान को समझ लेते हैं, वो कितना डेंजरस है और वो कितना भयावह है। लगभग प्रति वर्ष 50 लाख करोड़ की संपत्ति बर्बाद होती है बाढ़ की वजह से। बिहार, असम, हाँ, बिहार जैसे राज्य तो पूरे ही खत्म हो जाते हैं, 25 जिले तो खत्म ही हो जाते हैं बाढ़ में। अगर हम उसके पानी को स्टोर कर पाते हैं तो बाढ़ जैसी आपदाएं भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जितना पानी हम लेंगे, पंप के थ्रू हम जितना पानी टंकियों में लेंगे उतना ही होगा। तो बाढ़ जैसी आपदा को भी काउंटर किया जा रहा है। नदियों को इंटरकनेक्ट करना चाहिए, वो एक अच्छा जरिया होगा। इंटरकनेक्ट करने से जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, नदी को जो कनेक्ट करने वाली बात आप कह रही हैं, जी उस पर राठी जी ने हमको विस्तार से समझाया था। नदी को कनेक्ट करने वाली जो व्यवस्था है वो पूरी एक अप्राकृतिक व्यवस्था है। उसमें भी बहुत ही ज्यादा पेड़ कटेंगे। नदी को जो कनेक्ट करने की व्यवस्था, उसमें इतने पेड़ कटेंगे मास लेवल पे। तो नदी को जोड़ने की जो बात वाली बात है, तरीके से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप पहले इस व्यवस्था को समझिए कि इसमें जो स्टोरेज की बात कही जा रही है, बाढ़ के पानी को स्टोर कर लेना और अपनी नीड के 3000 गुना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आवाज आपकी स्लो आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आपकी नहीं आ रही है। दोनों की कम आ रही।
नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा किधर से है नेटवर्क प्रॉब्लम? आवाज़ गई आपकी। है। आ रही है आवाज? आर्या, हाँ अब आ रही है। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ आ गई। हाँ तो मैं अपना विषय समझा पाया ना? हाँ बहुत बढ़िया। समझा पाया। लगभग है बाढ़ की वजह से होने वाला नुकसान 10 लाख करोड़ की संपत्ति, इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्लूड हो गया। जी। तो हमने घर बनाने के लिए पेड़ काटे। हम्म। आपकी आवाज आ रही है? फिर गई आवाज़। अभी आ रही है क्या? हाँ। हाँ अब आ रही है। अर्थ की बर्बादी, तो सारा विषय अगर लेते हैं तो कम से कम 40 लाख लोग प्रतिवर्ष 40 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ये कोई सामान्य विषय नहीं, ये आवाज़ गई, आपका कनेक्शन पुअर हो गया है। इधर तो ठीक है। अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ। तो 40 लाख लोगों की जान जा रही है, 50 लाख करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो रही है। और ये सार्वजनिक व्यवस्था है, इसमें सरकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। बाकी मेरी बात कंप्लीट होगी। एक जल संरक्षण का एक और जरिया है जिस पर आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट के जितने भी पाइप्स होते हैं जहाँ से मेन सप्लाई होती है, आए दिन देखा जाता है कि हर जगह पे कहीं ना कहीं टूट फूट जाता है और वो सही करने में नियर अबाउट 1 वीक या उससे भी ज़्यादा लगता है। और इतना मतलब फ्रेश वाटर जो या गंगा वाटर जो उसमें आता रहता है वो इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसकी मरम्मत या रिपेयर करने में जो गवर्नमेंट है वो नियर अबाउट 1 वीक या कभी 15 और 20 डेज़ का टाइम ले लेती है। हाँ लीकेज, और वो प्रॉब्लम हर जगह पर ही है। मीन्स दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा है, हर एरिया में कहीं ना कहीं टूटा फूटा रहता है और हर जगह पानी ही पानी दिखाई देता है उस समय। और अगर घरों की बात की जाए तो ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें मंथ या 2 मंथ में लीकेज ना हो, हर जगह ही रहता है। और पब्लिक प्लेस पर तो हमेशा ही देखा जाता है कि जो नल होते हैं उसको लोग यूज़ करने के बाद खुला ही छोड़ के चले जाते हैं। तो एक बार या तो छोटा खुला सा छोड़ देती ना, ऐसा हालत कर देते कि खराब कर देते। हाँ तो ये तो ये तो पर्पज है, लेकिन ये जब मास लेवल पे हम देखते हैं चीजों को देखते हैं कि 400 करोड़ लीटर पर सेकंड, आवाज़ कम हो गई। और जब ये 7 घंटे तक बाढ़ तो रहती ही, 8 घंटे तो कंटिन्यूअस बाढ़ है। तो अगर 1 सेकंड 60 घंटे में कितना पानी, हाँ इतना बड़ा अमाउंट समुद्र में चला जा रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहा, उसका 1% से भी कम अमाउंट कर लेना है टंकियों में है हमारे पास, कर लेना है साल भर के लिए स्टोर हो जाएगा। और ओके। और कम समझा आवाज़ गई आपकी, आवाज़ गई। अभी आ रही है? यार, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। अगर इस विषय में कुछ कम समझा पाया तो कभी राठी जी को बुला के और उनके माध्यम से हाँ हाँ जब नहीं कर पा रहा हूँ हाँ तो बुलाकर उनके थ्रू सारा ये जो विषय है। तो आप
आप अगर बस आप सभी गवर्नमेंट के साइड से क्या सहायता चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं, लास्ट मैसेज आप लोगों का? हाँ, इसमें अपील यही है कि सारे विषयों को समझे। एक बार अप्रूव किया जब CWC गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बॉडी देखा जाए तो CWC आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? पहले से कम आ रही है। आ रही है अभी आवाज? हाँ। CWC के बारे में पहले समझ लीजिए। CWC क्या है? सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, जिसके ऊपर भारत सरकार का वैधानिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, लॉ मिनिस्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। CWC एक स्वायत्त बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो CWC को हमने अप्रोच कर दिया है। CWC के साथ हमारी 2 घंटे की मीटिंग चली है। सारा कुछ हमने किया है। तो ये है कि स्वतः संज्ञान ले सी के साथ आपकी मीटिंग हुई है, उसके बाद मतलब उसके बाद इधर से क्या निकला है इसके बारे में? फीडबैक आया है CWC, उसका बड़ा ही नेगेटिव फीडबैक है। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर। आवाज आ रही है? आवाज नहीं यार। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ। CWC का जो फीडबैक है वो बड़ा ही नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, पूरा जो है थोड़ा सा क्लोज आके बोलिए, नहीं आ रही है आवाज़। हाँ। प्रॉपर नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है क्या? जब आप सिर्फ ये लाइन बोलते हैं तो आ जाती है, उसके अलावा नहीं आती। अभी आवाज आ रही है? हाँ। CWC ने ये कहा है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। CWC ने सारा ठिकरा जो है वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा, ओके। मैं समझा पा रहा हूँ ना? हाँ। हाँ। और CWC ने ये कहा है कि ये जो है ये श्याम सुंदर राठी जी के व्यक्तिगत विचार है। अच्छा तो हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। अच्छा, ये उन्होंने कहा। हाँ, ये उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट के विचार को उन्होंने व्यक्तिगत विचार बोल दिया। अच्छा, पर्सनल भी बोल दिया है। सरकार में बैठे लोग हैं ना, वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते। वो जो एक व्यवस्था चली आ रही है उसी को वो चलाते रहना है। कुछ नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं सोचना। अगर कुछ बोलना भी है वो तो उसको कहते हैं बेवकूफ अभी बताना जहाँ है। तक देखा जा रहा है, जो गवर्नमेंट के सर्विसेज में बैठे हुए लोग हैं वो बस उस कुर्सी को हथिया के बैठ गए हैं। उन्हें काम नहीं करना पड़ रहा है और सैलरी बस उठाना है। जहाँ पर लोग उनके पास इनिशिएट करने के लिए आ जाते हैं, कुछ आइडियाज़ लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं करना है। उसके बहाने हैं कि वो स्टेट के ऊपर डाल दिया है। आप स्टेट लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे भी कुछ ऑफिसर्स होंगे जो स्टेट लेवल पे जाने पे स्टेट सीधा कहेगा। हाँ। स्टेट सीधा कहेगा कि हम तो CWC की गाइडलाइन पे काम करेंगे। हाँ, तो वही कह रही हूँ ना कि जिसे काम नहीं करना है तब तो लाखों बहाने हैं उसको। ये पूरी घुमाने वाली बात चल रही है CWC के द्वारा। ओके। CWC आप समझिए। अच्छा, जिनसे हमारा मिलना हुआ। रिपीट करना पड़ेगा, आवाज़ गई। आवाज आ रही है? हाँ। CWC के चेयरमैन सौमित्र हल्दर, आपको बता रहे जिनसे मिलना हुआ था। CWC आ रही आवाज? नहीं, जब आप फ्लो में बोलते हैं तब आवाज़ चली जाती है। CWC के चेयरमैन से मिलना हुआ, सौमित्र हल्दर जी से। अच्छा। उनके डायरेक्टर जो हैं, उसके बाद इन्होंने कम से कम 20 दिनों के बाद रिप्लाई दिया है। 30 मार्च को इनका रिप्लाई आया था थ्रू मेल। अच्छा। अच्छा। ये भी लिखा है कि अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट भी किया है। काम चलता रहे। अच्छा। काम चलता है। और पूरे मेल को मैंने पढ़ा है, बार मैंने पढ़ा है। पूरे मेल में केवल अपने कार्यों का महिमा मंडन, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, केवल और केवल अपने कार्यों का महिमा मंडन किया CWC।
चीजों कई बार कवर ऐसा भी होता है। है कि आइडियाज़ किसी और के होते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो कोई और ले जाता है, कहीं ऐसा ना बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल जाए बिल्कुल। क्योंकि आपके आइडियाज़ जा चुके हैं बाहर। तो अब देखिए, तो हमने यही सोचा है कि एक जन जागरण का अभियान समाज के बीच में जाएंगे। बाकी हाँ, एक ये माध्यम भी है, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में पहुंचाया जाए इस तरह की बातें, ताकि हर कोई जागरूक हो, हर कोई आवाज उठा सके। इतना तो हम समझा ही सके कि ग्राउंड वाटर कितना घातक है, ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कितना घातक है, उसको वृक्षों का अधिकार है। अगर हम उसको खींचेंगे तो मैंने आपको उदाहरण स्वरूप ही बता दिया। आप सीधा ऐसे समझिए कि अगर जल का स्तर 200 फीट नीचे चला गया, जिस आवाज़। ये तो हाँ अभी आ रही है आवाज। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वृक्ष अगर चला गया, उस वृक्ष की जड़ 200 ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है, उसको लाके जो सारा एक्सट्रैक्शन पे ही जाता है। भूजल को गलत तरीके से ना खींचा जाए, भूजल का दोहन ना हो, हमारे पास पर्याप्त जल दे रही है, हमारी जरूरत से अधिक जल दे रही है 3000 गुना। करें तो इसी के साथ हम आज का जो प्रोग्राम है वो समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डायरेक्ट अपील करना है तो वो आप अभी कर सकते हैं। जी शशि मैम, आप कहिए इसको। मैं यही कहूंगी, सरकार से भी कहूंगी, लोगों से भी कहूंगी कि पानी की सुविधा के लिए, पानी की रक्षा के लिए जो संजीव ने कहा है बहुत अच्छा आइडिया है। बरसात के पानी को कहीं पे एकत्रित करना चाहिए लोगों के लिए, पीने के लिए। सरकार को इसमें आगे आके काम करना चाहिए। अब तुम बरसात का पानी, जाहिर सी बात है, फालतू में बह जाता है, नाले में बह जाता है, नाले से बह के सीवेज में जाता है, वो बर्बादी होता है। अगर इस पानी को सच में कहीं इकट्ठा किया जाए तो वो पीने लायक बन सकता है। खासकर राजस्थान जैसे शहरों के लिए तो बहुत ही फायदेमंद होगा, जहाँ पानी की बहुत ही किल्लत होती है। दूसरा इसमें मैं एक और विषय जोड़ दूं, बिहार के बारे में जहाँ ये बात कही जाती है कि बिहार में कोई संसाधन नहीं है। नहीं, बिहार में बहुत ज़्यादा संसाधन है लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा। नहीं, अगर संसाधन नहीं है तो भी जल रूपी संसाधन को कैसे डिनाई करेंगे? जल है, वृक्ष भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। बाढ़ के दौरान तो 25 जिले जो है बिहार के, हाँ मधेपुरा जिला तो पूरा ही डूब जाता है। शशि जी, आपको ध्यान नहीं होगा, अररिया हो गया, सीतामढ़ी का भी क्षेत्र हो गया उसमें। हाँ, नेपाल से सटे हुए सारे कोसी नदी का पानी बहुत ज्यादा तबाही लाता है। पूरा ही जल हो गया, चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण दोनों ही। तो कम ये हो गया, 7-8 करोड़ की आबादी हो गई। तो बाढ़ की वजह से, केवल बाढ़ की वजह से आप समझिए 3 करोड़ लोगों का माइग्रेशन होता है, केवल बाढ़ की वजह से। क्यों रहेगा? कैसे? तो वहां पे ये सोल्यूशन पानी को स्टोर कर लेंगे। अगर बाढ़ के पानी को स्टोर कर लिया जाता है तो वो माइग्रेशन को भी हम रोक पाएंगे। हाँ, और ये व्यवस्था बहुत बड़े स्तर पर होती है, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ 3 करोड़ लोगों का तो बाढ़ की वजह से पलायन होता है। ऊपर से नजर है बात
गंगा जल, और यहाँ गंगा जल नहीं, सारी नदियों का जल उतना ही पवित्र है। चाहे वो गोदावरी का जल हो, चाहे वो कावेरी का जल हो, सारी नदियों का जल बहुत ही ज्यादा पवित्र है। सारी नदियों के जल को हम जब स्टोर करेंगे, आपने देखा होगा कि गंगा जल बोतल में भी रखते हैं। तो बात यही थी। गंगा जल को हम बोतल में रखते हैं, तो हम 7 साल से सुरक्षित रहता है। सालों साल रहता है। सालों साल रहता है। तो जब गंगा जल सुरक्षित रह सकता है, तो बाकी नदियों के जल में क्या कमी भी उतनी ही पवित्र है जितनी गंगा है। हमारे यहाँ तो गोदावरी और नर्मदा की पूजा होती है। तो गंगा का जल प्रिजर्व किया जा सकता है। गंगा में भी जो जल आता है तो वर्षा का ही जल, वर्षा का जल ही गंगा जल बनता है। तो अगर गंगा जल को हम सुरक्षित संरक्षित करते हैं, तो बाकी नदियों के जल को भी सुरक्षित संरक्षित करने में कहीं नहीं है। ये मीट भी कहीं ना कहीं होगा कि जल जो है वो कंटेनर में खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए या नहीं अभी? जी जी, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अपील हो चुका है ना? हाँ हाँ, ठीक है। मैं सुजाता मिश्रा, जन मीडिया टीवी से। और आज जैसा कि हमारे 2 गेस्ट जो आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जल कितना इम्पॉर्टेंट है, उसको संरक्षण करना कितना इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि संजीव तिवारी जी ने अपील की है, उनके पास कुछ योजनाएं हैं जिसको वो क्रियान्वित करना चाह रहे हैं। और वो कई जगह पे कई संस्थानों में गए भी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक हेल्प नहीं मिल पाया है। और विविड फाउंडेशन भी उनके साथ है, शशि झा मैम। और दोनों यही चाहते हैं कि अगर जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में अगर वो कोई भी योगदान करना चाहते हैं, तो आज ही आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी व्यूवर्स हैं, अगर किसी का रेफरेंस है या फिर किसी की इतनी जान पहचान है कि वो इस पानी के संरक्षण में इन दोनों संस्थाओं की मदद कर सकता है और इसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, तो वो आज ही कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर है और नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई भी चाहे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय। नमस्कार। डाल दूँ ना कांटेक्ट नंबर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम